दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीएस यूट्यूब चैनल। सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली एनसीआर के पदाधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा में RV1 सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट खरीदा था उस पर आज 30 अक्टूबर 2024 को दीपदान उत्सव मनाया है। बहुत सारे दीपों को जलाकर और यहाँ पर बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये सर से ये जानेंगे कि ये दीपदान उत्सव कब से और क्यों मनाया जाता है। तो सर आप हमको कि ये दीपदान उत्सव कब से और क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो जो शब्द अपने प्रयोग किया दीपदानोत्सव, एक वास्तविक में ये शब्द है दीपोत्सव। और जो प्राचीन काल में दीप का मतलब ये दीपक से नहीं था, इसका दीप का मतलब होता था द्वीप। द्वीप जो हिंदी में आज द्वीप बोलते हैं और अंग्रेजी में आइलैंड। जी। दीप उत्सव मतलब पूरे जम्बू द्वीप का ये भव्य एक उत्सव था, इसीलिए इसका नाम होता था दीपोत्सव, दीप उत्सव। अब हम उस पर आते हैं कि ये कब से शुरुआत कब से हुई। जी। तो सम्राट अशोक महान जब बुद्ध के धम्म को ठीक से समझने का प्रयास किया, वैसे उनका पूरा वंशज जो है बुद्ध के धम्म के मार्ग पर ही चलता था, लेकिन जब उन्होंने कलिंग विजय के बाद उन्होंने जो एक प्रण लिया कि अब वो धम्म कार्य ही पूरे जम्बूद्वीप में करेंगे और पूरे संसार को, पूरे लोक कल्याणकारी कार्य के लिए अपना पूरा जीवन लगाएंगे और चोटी का पराक्रम करेंगे। तो इसके उपलक्ष्य में सबसे पहले उन्होंने धम्म विजय किया, यानी कि धम्म की विजय होगी। और फिर इसके बाद अब उस धम्म विजय के लिए जो भगवान गौतम बुद्ध की जो अस्थियां थी, 8 जगहों पर जो बड़े बड़े स्तूप बनाए गए थे, बहुत से राजा थे जब उनकी परिनिर्वाण के बाद उसमें से उनको अपने हिस्से मिले थे अस्थियों का, तो उस पर उन लोगों ने स्तूप बनवाया था। तो उन स्तूपों से उन अस्थियों को निकाल करके और फिर से उसको 84,000 खंडों में बांट करके और अलग अलग जगहों पर उन्होंने स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाए और शिक्षा के लिए महाविहार और विहारों के निर्माण की एक सतत प्रक्रिया शुरू हुई। और दीपोत्सव जो कार्तिक मास के अंत में आता है, तो उसी दिन उन्होंने ये पूरे देश में 84,000 चैत्यों, स्तूपों और महाविहारों का उन्होंने जम्बूद्वीप में लोकार्पण किया था। जनता के कल्याण के लिए उसको जनता को समर्पित किया था और सबको लोक कल्याणकारी मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। तो यही पर्व जो है आज भी हम लोग देखते हैं कि आज लोग दीप जला करके मनाते हैं, तो उसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन फिर से अब भारतवर्ष जो है लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना भारतीय संविधान के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और उस पर भारत देश की सभी सरकारें उस पर कार्य करने का प्रयास कर रही हैं लोगों। सर दूसरी बात ये है कि इस पर्व को तो सम्राट अशोक ने मनाया जी, पर उसके बाद में लोगों को भारत में लोगों को कैसे पता लगेगा। देखिए, सम्राट अशोक का जो इतिहास है वो धीरे धीरे मिट चुका था। जब यही सर जानना है कि मतलब कैसे आप लोग भारत के लोगों को कैसे पता लगा, किसके माध्यम से पता लगा। तो उसके बाद जब भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का शासन आया, तो अंग्रेज़ों की जो प्रवृत्ति थी, खोजी प्रवृत्ति की वजह से उन लोगों के देश में भी एक पुरातत्व विभाग था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ब्रिटेन। तो उसी की तर्ज पर भारत में उन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक शुरुआत किया और जनरल कनिंघम ने उसको शुरू की और उसको आगे बढ़ाया गया। तो फिर वो जब खुदाइयाँ शुरू हुई तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित अवशेष और फिर आगे चल कर के सम्राट अशोक के शिलालेख मिलने शुरू हुए। फिर उसकी लिपि पढ़ी गई, जेम्स प्रिंसप ने उसकी लिपि को पढ़ने के लिए प्रयास किया और उन्होंने उस लिपि को पढ़ने में सफल हुए। और जब वो पढ़ा गया तो वो पता लगा कि पूरे देश में उस तरह की अभिलेख फैले हुए हैं और एक भाषा नहीं बल्कि कई भाषाओं में।
कई जगह पे द्विभाषीय अभिलेख भी मिलते हैं। भारत में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ है? भारत में जो उस समय लोक भाषा जो थी, जनता की जो भाषा थी, वो पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, वो दोनों भाषाएं। और जम्बू द्वीप में कई जगहों पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो उन जगहों पे जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह में खरोष्ठी लिपि में, और जो लैंग्वेज है वो अरामाइक और खरोष्ठी है, और वो इसलिए द्विभाषीय अभिलेख मिलते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक का ये मानना था कि जिस इलाके में जिस भाषा को लोग जानते हैं उसी भाषा को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जनता उसको पढ़ करके और महाराजा जो चाहते हैं, राजा सम्राट जो चाहते हैं, उस पर लोग चलें और लोक कल्याणकारी राज्य जो है स्थापित हो। सर एक सवाल और, जी। आज से 18 दिन पहले 12 अक्टूबर को आपने एक प्रोग्राम किया था धम्म विजय दिवस के रूप में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देश को क्या संदेश उससे पहुंचता है? धम्म विजय दिवस का जो पर्व है वो सम्राट अशोक के समय में एक राष्ट्रीय पर्व हुआ करता था। उस दिन 3 लक्ष्य थे उसके। धम्म विजय दिवस का जो पर्व है, जो हर वर्ष जो मनाया जाता था, उसके 3 लक्ष्य थे। जी। एक लक्ष्य ये था कि जनता को लोक कल्याणकारी कार्यों से जोड़ना। दूसरा लक्ष्य ये था कि जनता के अंदर जो सुरक्षा की भावना बनी रहे, उसके लिए सेना का जो प्रदर्शन है, सेना की जो तैयारी है कि किस तरह से हमारे देश की सेना, हमारे जम्बू द्वीप की सेना किस तरह से तैयार है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो हमेशा जो है वो जनता के लिए, सुरक्षा के लिए, वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा उसकी सेना तैयार रहती थी। और उसी पर्व को आज हम लोग देखते हैं कि जो गणतंत्र दिवस का पर्व है वो उसी का एक प्रतिरूप है, और उसी को हम लोग आज भी सेना का प्रदर्शन होता है, नए हथियारों का, नई जो कला है, युद्ध कला है, उसका प्रदर्शन होता है, नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शन हो, वही चीज़ उस समय भी होता था। और उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखवाया है कि विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, विमान उस समय जो बोले जाते थे वो बहुत तेज चलने वाले जो रथ होते थे उनको विमान बोला जाता था प्राचीन काल में। अब लोग आज की तारीख में उसको बदल करके और हवाई जहाज़ कर दिए हैं, तो वो हवाई जहाज़ एक्चुअल में नहीं है, वो विमान का मतलब जो है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, और 1-2 मिनट या 4 मिनट में वो इतिहास को बताया नहीं जा सकता है, वो बहुत विस्तार है उसका, और आज भी उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्या लगता है सर, 21वीं सदी में कुछ परिवर्तन होगा? अवश्य परिवर्तन होगा। भारत जो है परिवर्तन की राह पर चल चुका है। फिर से बुद्धमय भारत बनेगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, और लोक कल्याणकारी राज्य पूरी तरह से स्थापित होगा। इसके लिए जब जनता जागेगी तभी ये संभव है, और जनता जाग रही है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से दीपदान उत्सव के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माननीय शत्रुघ्न सिंह। आपने बहुत अच्छी तरीके से देश के लोगों को बताया कि किस तरीके से दीपदान उत्सव मनाया गया और कहाँ से शुरू हुआ। बखूबी माननीय शत्रुघ्न साक्य जी से आपने सुना। थैंक यू सर, थैंक यू।